हेलो दोस्तों, एवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं भानु। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के प्रश्न कर रहे हैं बच्चे, जो प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और ज़्यादातर चांसेस बनता है बच्चे कि जब हमारे पास समय कम हो तो हम प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को देखते हुए जो भी हमने नोट्स अपना तैयार किया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि पेपर में आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। आपके स्कोर को भी बढ़ाने में एडवांटेज मिलता है और मेरिट में भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे। तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत पार्ट 4 करेंगे बच्चे, और इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और उसमें पहला क्वेश्चन बच्चे हम शुरू करते हैं बच्चे कि राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राज्यों में आपात की घोषणा कौन करता है बच्चे। तो वहाँ पे भारत का राष्ट्रपति जो है बच्चे, वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं, और राज्य में जो आपातकाल लगाया जाता है जिसको आप लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं बच्चे। तो ये तीनों जो आपातकाल होते हैं बच्चे, ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी घोषणा की जाती है। अब अगर आ जाता है कि संविधान में इसकी व्याख्या कहाँ पे की गई है बच्चे, तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में राष्ट्रीय, वित्तीय और राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चे। अगला जो प्रश्न है वो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था बच्चे। तो जो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ है, तो उसका आंसर है बच्चे पश्चिम बंगाल। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे, और बाद में उन्हें प्रारूप समिति का हेड भी बनाया गया था, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे पढ़ते हैं बच्चे और अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को देता है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को देता है, तो उसका जवाब है बच्चे अनुच्छेद सेकेंड, यानी आर्टिकल जो सेकेंड है बच्चे, उसमें संसद को अधिकार है बच्चे कि भारत जो है, भारतीय जो संसद है वो भारत के किसी भी राज्य को किसी भी दूसरे राज्य में क्या कर सकती है, मिला सकती है। तो ये संसद को अधिकार दिया गया है बच्चे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई राज्य निश्चित करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आता था, तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। तो इसके लिए संसद ने क्या किया था, एक प्रस्ताव लाया था और संसद के द्वारा उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास किया गया, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को क्या किया गया था, अलग किया गया। तो संसद को ये अधिकार होता है कि किस क्षेत्र को भारतीय संघ में मिलाया जाए या किस क्षेत्र को भारतीय संघ से बाहर किया जाए। लेकिन जब हम किसी विदेशी राज्य को अगर अपना राज्य क्षेत्र देते हैं बच्चे, तो वहाँ पे साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पास नहीं किया जाता है। वहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा वो चीज़ें की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे और अगला प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सैयद फजल अली थे। इस आयोग के अन्य सदस्य कौन थे। यानी जो सैयद फजल अली के अंतर्गत राज्यों का जो पुनर्गठन से संबंधित जो समिति बनाई गई थी, उस समिति में सैयद फजल अली का साथ देने वाले और कौन से सदस्य थे, और कौन कौन सदस्य थे बच्चे। तो उसमें हृदयनाथ कंजरू हैं बच्चे और के एम पडिक्कर। सैयद फजल अली समिति की ही सिफारिश को, ठीक है, बाद में लागू किया जाता है, और भारत में, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 लाया जाता है, जिसको आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 बोलते हैं। और उसी एक्ट के बेसिस पर बच्चे राज्यों की हमारे यहाँ पुनर्गठन किया गया था। और राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था बच्चे भारत में, वो भाषा के आधार पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो भी राज्य बनाए गए हैं वो भाषा के आधार पे, यानी जो भी मेन इम्पॉर्टेंट उस राज्य की एक कॉमन भाषा होती है जिसको ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं बच्चे, उसी के आधार पे राज्यों का गठन किया गया। जैसे आप जनरली देखेंगे कि, ठीक है, कहीं कहीं पे भाषा भी एक आधार हो जाती है राज्यों का पुनर्गठन, और कभी कभी प्रशासनिक विकास को ध्यान में रखते हुए भी राज्यों को क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी, यानी एक राज्य एक भाषा का जो कंसेप्ट था बच्चे, वो सैयद फजल अली समिति ने ही सिफारिश की थी, ठीक है।
बाद में उसी सिफारिश के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था बच्चे। तो फैजल अली समिति आपको ध्यान में रखना है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो समिति थी बच्चे उसके वो अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं बच्चे और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे कि भारतीय संविधान सभा की झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चे। तो जो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हैं बच्चे और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे बच्चे। जेबी कृपलानी के अंतर्गत ही मूल अधिकारों से संबंधित एक उप समिति बनाई गई थी और झंडा समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और मूल अधिकारों की जो उप समिति है बच्चे उसी ने राज्य नीतिक निर्देशक तत्वों को बताया था। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का जो कंसेप्ट है बच्चे हमारे संविधान में, उसको मूल अधिकारों की उप समिति के द्वारा दिया गया था। राज्य नीतिक निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई संविधान सभा के द्वारा कोई समिति नहीं बनाई गई थी। तो जो मूल अधिकारों की उप समिति थी बच्चे उसने ही एक तरह से राज्य नीतिक निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया था। और फिर राजनीतिक निर्देशक तत्वों को जब भी आप देखेंगे तो पार्ट 3 में मूल अधिकार है और पार्ट 4 में जब आते हैं बच्चे तो वहाँ पे राजनीतिक निर्देशक तत्वों को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया, जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, ठीक है ना। समस्त क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है बच्चे। क्षेत्रीय परिषद भी है बच्चे, यानी भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया जाता है। तो जो भारत के 5 क्षेत्रीय परिषद हैं बच्चे, उन क्षेत्रीय परिषदों के जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन जो अध्यक्ष होते हैं बच्चे, वो संघीय गृह मंत्री होते हैं। तो ये ध्यान में रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत को कितने क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया, तो 5। और इन क्षेत्रीय परिषदों के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चे, तो वहाँ पे हमारे जो गृह मंत्री होते हैं, संघीय जो गृह मंत्री होते हैं बच्चे, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अंतःकरण से धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद जो है बच्चे इसका 25 है। अंतःकरण मतलब आपकी आत्मा जिस भी धर्म को अपनाने के लिए बोल रही है, आप उस धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म का आचरण कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये हमारा संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 25 है बच्चे, ये सभी को क्या करता है, अधिकार देता है। अंतःकरण मतलब आपकी अंतरात्मा उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें पता है, तो ये नहीं, लेकिन अंतःकरण आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसकी आज़ादी हमारे देश का संविधान सभी लोगों को देता है। जो धर्म में विश्वास रखना चाहते हैं वो धर्म में विश्वास रख सकते हैं बच्चे, और जो लोग धर्म में विश्वास नहीं रखना चाहते हैं वो नहीं रख सकते हैं। तो इसकी पूरी तरह से पूरी एक आज़ादी हमारे संविधान में है बच्चे। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता की बात होती है। धर्म मानने वाले धर्म को माने, जो धर्म को नहीं मानते उनको भी आज़ादी है। वो धर्म को नहीं मान रहे तो ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई बुरा बर्ताव किया जाएगा। तो अनुच्छेद 25 जो है बच्चे, उसमें अंतःकरण से धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आर्टिकल 25 क्या करना है बच्चे, आपको ध्यान में रखना है। तो जो आर्टिकल 25 है इसमें इसकी बात की गई है बच्चे, ठीक है। आगे हम जब पढ़ते हैं बच्चे तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है बच्चे कि मंत्रिमंडल में किस प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं बच्चे। दो शब्द काफ़ी प्रचलन में रहता है, एक तो मंत्रिमंडल और दूसरा होता है मंत्रिपरिषद। इसमें बेसिक अंतर आपको करने आना चाहिए बच्चे, कि एक आप आधारभूत अंतर कर पाएँ कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है। जो मंत्रिमंडल होता है बच्चे उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, और देश का जो प्रशासन जो चलाया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन वहीं पे बच्चे जब हम मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मंत्री परिषद आकार में बड़ा होता है और उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री आते हैं बच्चे। तो संख्या में भी मंत्रिमंडल से मंत्री परिषद क्या होगी, बड़ी होगी बच्चे। लेकिन ध्यान रखना है बच्चे, जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करते हैं बच्चे। तो संविधान में एक्चुअली
ठीक है ना। मंत्री शब्द लिखा गया था, बाद में कैबिनेट शब्द जो था वो क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो पूरे देश का शासन प्रशासन का जो चलाया जाता है बच्चे, उसके लिए कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं बच्चे। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से छोटा होता है, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं, और वहीं पे जो मंत्री परिषद होता है आकार में बड़ा होता है, और उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री आते हैं बच्चे। तो उसमें 3 से 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, और जो कैबिनेट मंत्री होता है बच्चे उसके पास मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, वो किसी मंत्रालय का हेड होता है। अगर कैबिनेट मंत्री है तो उसके पास कोई ना कोई मंत्रालय होगा जिसका वो हेड है, मुखिया है, और उसके अंतर्गत उसके अंदर ही बच्चे उस मंत्रालय के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। जब आगे हम बढ़ते हैं बच्चे, अगला प्रश्न देखते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह अपना वेतन किस हैसियत से प्राप्त करता है। तो जर्नलिस्ट वहाँ पे ध्यान में रखना है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। वैसे संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई कार्य तो प्रॉपरली मेंशंस नहीं है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में ही उपराष्ट्रपति कार्य करता है बच्चे। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसलिए उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है बच्चे, वो राज्यसभा के सभापति की सैलरी उपराष्ट्रपति को दी जाती है। तो आपसे जर्नलिस्ट पूछा भी जा सकता है प्रश्न में कि चेक किया जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति है बच्चे, उसको सैलरी, ठीक है ना, किसकी दी जाती है, तो राज्यसभा के सभापति की, पता है, सभापति की सैलरी जो होती है उसे दी जाती है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है बच्चे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जो मंत्रिपरिषद है बच्चे, उसका उत्तरदायित्व किस सदन के प्रति है बच्चे। तो वहाँ पे जनरली आपको ध्यान में रखना है लोकसभा। यानी जो मंत्रिपरिषद होता है बच्चे, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और जहाँ भी संसदीय प्रणाली होगी बच्चे, वहाँ पे मंत्रिपरिषद होता है। और मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए आपके पास दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता होनी अनिवार्य कंडीशंस होती है बच्चे। बिना सदस्यता के भी आप मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 मंथ के लिए बच्चे। आगे कंटिन्यू करना है तो फिर आपके पास किसी न किसी सदन की क्या होनी चाहिए, सदस्यता होनी चाहिए। बिना सदस्यता के आप मंत्री नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें आपको जर्नलिस्ट क्या करना होता है, हमें ध्यान में रखना होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चंस थोड़ा सा जीके टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, जो काफ़ी टफ हो सकता है बच्चे, कि राज्यसभा के सदस्यों के प्रथम समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी बच्चे। यानी जो पहली जब राज्यसभा जब बनी होगी बच्चे, तो राज्यसभा के जो सदस्य थे, ठीक है ना, उसमें से जो सदस्य सेवानिवृत्त हुए थे वो कब हुए थे बच्चे। तो वो हुए थे 2 अप्रैल 1954 को। यानी 2 अप्रैल 1954 को राज्यसभा का पहला समूह जो था वो क्या हुआ था, सेवानिवृत्त हुआ था बच्चे। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चे कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या है बच्चे। जो पब्लिक अकाउंट कमेटीज होती है बच्चे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं बच्चे। तो फंक्शन बस यही है बच्चे कि जो भारत का महानियंत्रक लेखक परीक्षक के रिपोर्ट की क्या करना, जांच करना। तो भारत का जो महानियंत्रक लेखक परीक्षक है बच्चे, उसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसकी जो जांच होती है बच्चे, वो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है बच्चे। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य आएंगे लोकसभा से बच्चे, 7 सदस्य आएंगे राज्यसभा से। अध्यक्ष उन 22 सदस्यों में ही होता है बच्चे। उन 22 सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष जो होगा वो विपक्षीय दल से आएगा बच्चे। यानी लोकसभा या राज्यसभा में जो भी विपक्षीय दल है बच्चे, वहाँ से जर्नलिस्ट विपक्षीय दल से क्या होगा, एक अध्यक्ष जो होगा वो विपक्षीय दल से लोक लेखा समिति का बनाया जाता है बच्चे, ठीक है ना।
भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा का स्पीकर पद किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है बच्चे। तो स्पीकर का पद समानता भारत में 5 वर्ष का होता है बच्चे, लेकिन अगर ब्रिटेन में देखेंगे तो वहाँ तो स्पीकर जो होता है वो आजीवन होता है, आजीवन उसका पद होता है बच्चे। ठीक है ना, तो ये ब्रिटेन से हमने लिया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है बच्चे, क्या लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने पद की शपथ लेता है? तो नहीं, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर पद की शपथ नहीं बनाई गई है। हाँ, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और जो स्पीकर होता है बच्चे, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में या फिर एज एज अ सांसद के रूप में वो शपथ लेता है बच्चे। ठीक है, तो जो सांसद होती है उसकी शपथ लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष और स्पीकर की कोई शपथ संविधान में नहीं लिखी गई है, तो ये ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है ना। आगे आपसे क्वेश्चन हो सकता है बच्चे कि भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की कार्यावधि क्या होती है? भारत के महानियंत्रक लेखक परीक्षक की कार्यवधि क्या होती है या कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो भारत का महानियंत्रक लेखक परीक्षक होता है बच्चे, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और महानियंत्रक लेखक परीक्षक की जो रिटायरमेंट एज होती है बच्चे, वो 65 वर्ष होती है, यानी 65 ईयर की एज में क्या करता है, वो रिटायर्ड होता है। तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन इन कंडीशन है, इसमें एक शर्त है बच्चे, मतलब कार्यकाल 6 वर्ष है, रिटायरमेंट 65 है, तो इनमें से जो पहले हो बच्चे, यानी कि अगर कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है, रिटायरमेंट एज आपकी अभी आई नहीं है, तो भी आप भारत के महानियंत्रक लेखक के पद से आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसी दूसरे विभाग में भेजा जा सकता है। मान लेते हैं कि आपका 6 वर्ष का कार्यकाल हुआ नहीं, लेकिन आपकी रिटायरमेंट एज पूरी हो चुकी है, तो आपको पद से क्या करना पड़ेगा, रिटायर्ड होना पड़ेगा। और भारत में आप कहीं भी दूसरे जगह सेवा नहीं दे सकते, किसी भी प्राइवेट एंटिटीज में, प्राइवेट क्षेत्र में आपको सेवा देने का अधिकार नहीं होता है भारत के महानियंत्रक लेखक परीक्षक को। तो ये चीज़ें जनरली हमें क्या करना होता है बच्चे, ध्यान में रखना होता है, जो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है बच्चे। ठीक है ना। तो किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? तो वह है बच्चे केशवानंद भारतीय केस, जो 1973-74 में आया था बच्चे। तो 73 में जो केशवानंद भारती केस था बच्चे, उसमें ही बच्चे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। यानी संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं बच्चे, कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं बच्चे, जो संविधान के आधारभूत ढांचे में आते हैं। और जो संविधान के आधारभूत ढांचे में जो चीज़ें आती हैं बच्चे, ठीक है, जो संविधान के आधारभूत ढांचे में जो चीज़ें आती हैं बच्चे, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है बच्चे। संसद को भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है बच्चे, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि आधारभूत ढांचे की कौन बताएगा कि संविधान का कौन सा भाग या कौन सा आर्टिकल जो है वो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आएगा बच्चे। तो ये अधिकार भारत की सर्वोच्च न्यायालय को देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे की घोषणा की जाती है, और किसी को अधिकार ये नहीं है बच्चे। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक। अगला हम प्रश्न देखते हैं बच्चे, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है बच्चे? तो आर्टिकल 129। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है बच्चे, जुरिडिक्शन होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसको रिकॉर्ड जुरिडिक्शन भी बोल सकते हो, अभिलेख न्यायालय बोल सकते हो। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो लैंडमार्क केसेस होते हैं बच्चे, वो निचली अदालतों में एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रेफरेंस के तरह से किए जाते हैं किसी केस के अंतर्गत। अगर कोई उसकी अवमानना करता है बच्चे, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। आर्थिक दंड भी हो सकता है
और आपको जेल भी हो सकता है कि जाना पड़े। तो ये चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें जर्नलिस्ट क्या करना होता है, ध्यान में रखना। अवमानना का मतलब ये होता है कि न्यायपालिका के कार्यों पे प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं, न्यायपालिका के कार्यों पे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। किसी न्यायाधीश के की दिए हुए जजमेंट पे आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं बच्चे। अगर किया जा रहा है तो ये कहीं न कहीं एक प्रकार से न्यायपालिका का अवमानना माना जाता है, और इसके लिए न्यायपालिका आपको क्या कर सकती है, दंडित कर सकती है बच्चे। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे और अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ देता हूं बच्चे। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो बच्चे उसका आंसर होता है 60 दिन। ठीक है ना, कि अगर आप 60 दिन तक गायब रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने बताया नहीं तो हो सकता है कि आपके पद को ही क्या कर दिया जाए, इस अध्यक्ष महोदय के द्वारा समाप्त कर दिया जाए बच्चे। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। देसी नरेशों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, 26वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, उसी के द्वारा देश में जो नरेश थे, मतलब जो राजा महाराजा हुआ करते थे बच्चे, मतलब देश आज़ाद होने के बाद भी राजा महाराजा थे, उन्हें प्रीवी पर्स दिया जाता था राजा के द्वारा, मतलब देश की सरकार के द्वारा उनके खर्च के लिए कुछ पैसा और उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। लेकिन 26वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भी राजा और महाराजा थे उनके जो भी प्रीवी पर्स दिए जा रहे थे, वो सारे के सारे प्रीवी पर्स जो थे, प्रीवी जो पर्स थे, वो क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। और वो एक आम व्यक्ति की तरह से होंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। वरना संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं बच्चों, उसका कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या माना जाएगा कि उल्लंघन हो रहा है। तो ये चीज़ें जनरली वहाँ पे आती हैं। आगे हम बढ़ते हैं बच्चे और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की है? तो वो है 31वां 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग 545 जो सदस्य हैं बच्चे, वो संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए थे कि यह 545 सदस्य होंगे बच्चे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान, अगला प्रश्न है बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है बच्चे? ठीक है ना, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो उसके लिए बच्चे आंसर होता है आर्टिकल 15 अनुच्छेद जो 15 है बच्चे, उसमें समानता के अधिकार की बात की गई है बच्चे। ठीक है, तो समानता के अधिकार यानी समानता का जो आशय है बच्चे, वो है अवसर की समानता से और सभी को गरिमापूर्ण जीवन दिया जाए बच्चे। गरिमामय सभी का क्या होना चाहिए, जीवन होना चाहिए, ये बात की जाती है बच्चे। संवैधानिक संशोधन के लिए अगला प्रश्न है बच्चे, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है बच्चे? तो संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होता है बच्चे, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि लोकसभा में लाइए या राज्य। तो जो संसद से, संविधान से संबंधित, संविधान में संशोधन से संबंधित जो विधेयक होता है, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है बच्चे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है किसी किसी एग्जाम्स में बच्चे। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है बच्चे? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो 14 डेज है, यानी 14 दिन जो है बच्चे, वो राज्यसभा धन विधेयक को क्या कर सकती है, रोक सकती है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधिकार आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है? कौन सा अधिकार आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है?
तो वहाँ पे बच्चे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, लेकिन कुछ स्थिति में है बच्चे जो इसको आपातकाल की स्थिति है तो उसमें भी ये अधिकार लोगों के पास होते हैं, बाकी के अधिकारों पे प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन उन्हीं आपातकालों में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं बच्चे जो इनको भी समाप्त करने की क्षमता रखता है बच्चे, तो वो तो डिटेल में जब हम करते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, यानी अनुच्छेद जो 20 है और अनुच्छेद जो 21 है बच्चे, वो आपातकाल में भी जीवित रहते हैं। बाकी के सारे आर्टिकल डेड कर जाते हैं बच्चे, डेड होते हैं आपातकाल के दौरान। तो ये चीज़ें आपको जर्नलिस्ट क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है बच्चे, जैसे आप लोग बोलते हो कि राइट टू प्राइवेसी, ठीक है ना। तो जो निजता का अधिकार है बच्चे, वो जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है। निजता का अधिकार कहीं डायरेक्टली संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया। राइट टू प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं किया गया। हाँ, जब राइट टू लाइफ को डिफाइन किया जाता है बच्चे, तो उसमें राइट टू प्राइवेसी जो है वो इनबिल्ट है बच्चे, अंतर्निहित है, डिसॉल्व्ड है उसके अंदर। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे और अगला प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है कि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए जनता के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। जैसे मूल अधिकारों की अगर उपेक्षा की जा रही है बच्चे, तो उसके लिए न्यायपालिका होती है बच्चे। लेकिन ऐसे कौन से अधिकार हैं बच्चे जिसकी उपेक्षा अगर सरकार कर रही है तो सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। तो वो है बच्चे, ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था और राजनीतिक निर्देशक तत्वों के बारे में बोला गया। राजनीतिक निर्देशक तत्वों के बारे में ये बोला गया है बच्चे कि राजनीतिक निर्देशक तत्वों को अगर सरकारें लागू नहीं कराती हैं बच्चे, या लागू नहीं करा पाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनता के प्रति क्या होंगी, उत्तरदायी होंगी। अगर वो जनता से प्रोमिसेस करती हैं चुनाव के दौरान, और सरकार चुनाव जीतने के बाद, जो भी दल चुनाव जीतने के बाद सरकार में आती है बच्चे, अगर उनको लागू नहीं करती है तो 5 साल के बाद आपको उसी जनता के पास जाना पड़ेगा दोबारा वोट के लिए, और वहाँ पे फिर जनता आपसे प्रश्न उस पर करेगी बच्चे। तो जनता के प्रति कहीं ना कहीं आपकी एक उत्तरदायित्व जो है बच्चे, वो राजनीतिक निर्देशक तत्वों के द्वारा क्या हो जाता है, सरकार की निश्चित की जाती है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है। अगला एक और प्रश्न देखते हैं बच्चों, और यहीं पे क्लास को खत्म करेंगे। मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था बच्चे? तो वहाँ पे जर्नलिस्ट ध्यान में रखना है 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, 61वां जो संविधान संशोधन है, उस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, जो मताधिकार की एज 21 वर्ष हुआ करती थी पहले बच्चे, उसे घटाकर 18 वर्ष की गई। तो हमारे यहाँ 18 वर्ष के जो लोग हैं उन सभी लोगों के पास एक तरह से पॉलिटिकल राइट्स है बच्चे, मतलब राजनीतिक अधिकार है, और वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे। अगर क्लास मेरी अच्छी लगती है तो ये भी क्लासेस को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे। थैंक यू।